देखिए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पहला मीनिंग क्या रहता है? पहली बात तो जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी प्रोग्राम अगर आप लोग रन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि उसकी बढ़िया परफॉर्मेंस क्या रह सकती है, सबसे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मान लो अपने सॉर्टिंग कर रहे थे, तो सॉर्टिंग तो बहुत तरह की हो सकती है। तुम्हारे लिए सबसे बेटर सॉर्टिंग कौन सी है, उसको पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली जो चीज़ है वो तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे प्रोग्राम में मेमोरी कितनी यूज हो रही है, ठीक है, और दूसरी आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोग्राम में टाइम कितना लग रहा है। एक बार तो आप ये समझ लो कि टाइम को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, बेस्ट केस हो गया, वर्स्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया। फिर मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, क्या बेसिक उसका तरीका होता है, वो सारा उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, हम लोग बात करें स्पेस की, बात करते हैं स्पेस की। अगर हम लोग बात करें तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड पार्ट और एक जो होता है वो होता है हमारा वेरिएबल पार्ट। फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट का क्या मतलब होता है? फिक्स पार्ट का मतलब होता है कि हमारे पास में जो मेमोरी का साइज जो है वो फिक्स है। जैसे मुझे पता है कि इंटीजर 2 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट ले लेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब हम कोई भी प्रोग्राम की वो जो क्या कहते हैं मतलब स्पेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यार इतना इतना उसकी स्पेस निकल के आ जाएगा। सही है बात। अब देखिए ये तो हुआ फिक्स्ड पार्ट। कई जगह क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं रिकर्सन का, मान लो, ठीक है, या हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर का, या हम लोग इस तरह से प्रोग्राम जो होता है उसमें हमें पता नहीं होता है कि हमारा प्रोग्राम कितनी साइज लेने वाला है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल पार्ट कहते हैं। कुल मिला के हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रोग्राम में कितनी मेमोरी लग रही है। क्लियर है बात। तो जितनी कम मेमोरी लगेगी उतना ही बढ़िया प्रोग्राम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेस्ट केस, एक होता है हमारा वर्स्ट केस, और एक होता है हमारा एवरेज केस। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं। मतलब पहले तो जो टाइम कैसे लग रहा है किसी भी प्रोग्राम में, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई जैसे मान लो मेरा कोई प्रोग्राम चल रहा है तो मैं उसमें क्या देखूंगा कि भाई मेरे प्रोग्राम को रन होने में कितना समय लग रहा है। तो उस प्रोग्राम को रन होते समय उसमें कैसी वैल्यू दी जाए जो उससे कम समय ले लेगी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई मैं प्रोग्राम लीनियर सर्चिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लीनियर सर्चिंग में मान लीजिए मेरी वैल्यू जो मैं सर्च कर रहा था वो फर्स्ट पार्ट पे मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा पहली बारी में काम हो गया। इसको मैं बोलूँगा बेस्ट केस उस प्रोग्राम का। तो उसका बेस्ट केस क्या हुआ? पहली बारी में मिलेगी O1। अब O नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन वो भी मैं निकालना तुम्हें बता दूंगा अभी आज, ठीक है। अब देखो वर्स्ट केस क्या होता है। वर्स्ट केस का मतलब ये समझो कि अगर मान लीजिए मैं कोई रन कर रहा हूँ और वो वैल्यू सबसे लास्ट में मिली, या समझो मिली ही नहीं, तो बुरे से बुरा सर्चिंग के अंदर क्या हो सकता है? बुरे से बुरा सर्चिंग में हो सकता है ON, मतलब लास्ट में वर्स्ट केस। और एवरेज केस क्या हो जाएगा? एवरेज केस का सिंपल सा बात है कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस अगर उसी का आप डिवाइडेड 2 कर देते हैं तो वो आपका कहलाएगा एवरेज केस, मतलब मिड के अंदर आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी कहलाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो इसी के अंदर, अब आप देखें हम लोग बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है? एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर आप जो है 3 चीजों की बात करते हैं। एक तो हो गया आपका O नोटेशन, एक आप बोलेंगे ओमेगा नोटेशन, और एक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थीटा नोटेशन। मतलब 3 चीजें आपकी हो गई। तो तीनों के अंदर मैं पहले बेसिक आपको बता देता हूं कि O नोटेशन के कितने टाइप होते हैं, कैसे हम लोग उसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हम लोग बात करते हैं O1। अभी मैं इसको बता रहा हूं आपको। O1 का मतलब मैंने क्या कहा? पहली बारी में वैल्यू मिल गई।
सॉर्टिंग के समय अगर हम लोग बात करें तो मैं कहता हूं बेटा 7 6 8 9 10। तो बबल सॉर्टिंग अगर कर रहे हैं तो पहली बारी में ही आपकी क्या होगी, सॉर्टिंग होगी, फर्स्ट राउंड में ही आपका काम हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, O1 हो गया। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं किसी चीज को बोलता हूं ON है, ON अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया था लास्ट में वैल्यू मिल रही है, या आप लोगों ने वैल्यू को अरेंज कर रखा है। जैसे मान लो सॉर्टिंग के लिए बात करो 6 7 8 10 और 9 है, इसका कंपेयर किया, फिर इसका कंपेयर किया, फिर इसका कंपेयर किया, लास्ट वाला कंपेयर करते ही आपकी जो वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, अरेंज होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ON। N का मतलब एरे के लास्ट पोजीशन तक आप काम कर रहे हो। इसी तरह से एक होता है ON स्क्वायर। ON स्क्वायर, इसको आप इजी वे से आप ऐसे समझे, जैसे मैं आपको नॉर्मल वे से बता दूं, अगर कोई कह दे ON है तो आप इस तरह से समझे ON स्क्वायर का क्या मतलब है। तुम इजी वे से ये समझो कि ON का मतलब हो गया कि ज्यादातर अगर एक लूप चल रहा है 1 से लेकर मैंने कहा N तक लूप चल रहा है और I++ हो रहा है, तो ये लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट है, मैंने लिखा C = C+1, कोई कहते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाले, तो सिंपल सी बात है कि ये n टाइम्स रिपीट होगा। जब ये n टाइम्स रिपीट होगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON होगी। इसी तरह से अगर कहीं पर दो लूप चल रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया भाई I = 1, I<n, I++, और इसी तरह से उसी के अंदर एक लूप और चला दिया for J = 1, J<n, J++, और उसी के अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट लिख रखा है C = C+1। कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो आप ये समझो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी ON स्क्वायर, क्योंकि ये जो लूप है ये n × n टाइम्स रन होगा। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 3 लूप चला रखे हैं, एक I का है, एक J का है और एक K का है, अब तो आप समझ ही गए, इसका मतलब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसका हो जाएगा ON³। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि ON स्क्वायर किसी की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज अरेंज करते समय, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वेरिएबल पार्ट में हटाकर, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है 7 6 3, उल्टा ही लिख देते हैं 7 6 5 4 है, 4 वैल्यूज है। इसको फर्स्ट टाइम जब मैं अरेंज करूंगा तो ये बनेगा 6 7 5 4, इसको अरेंज करूंगा तो बनेगा 6 5 7 4, इसको अरेंज करूंगा 6 5 4 7, बबल सॉर्टिंग में। ये मैं बात कर रहा हूं बबल सॉर्टिंग में। एक राउंड से एक बार अरेंज हुई वैल्यू, ये सेम राउंड जिसमें 4 बार चला है, ऐसे 4 बार अगर राउंड चलेगा n टाइम्स के अंदर, तब आपका वैल्यू क्या होगी, अरेंज होगी। तो इसका मतलब अगर n × n टाइम्स आपको लूप चलाना पड़ रहा है और तब आपके पास रिजल्ट आ रहा है, तो वो एक तरह से आपका n बराबर था 4, तो ON स्क्वायर इसका वर्स्ट केस हो गया, बुरे से बुरा केस हो गया, और बढ़िया से बढ़िया केस क्या हो गया, ON हो गया। समझ गए बात को। यही सेम चीज सिलेक्शन सॉर्ट में होगी, यही सेम चीज बबल सॉर्ट में होगी। अब अगर हम लोग बात करें तो जो ON स्क्वायर है वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, जो ON है वो कहलाएगा लीनियर एसिम्प्टोटिक नोटेशन, और ON³ वाला जो है वो कहलाएगा क्यूबिक कहलाएगा। समझ गए बात को। अब इसी तरह से इधर अगर हम लोग बात करें O log n क्या होता है, तो आप ये समझो कि अगर किसी एरे में, जैसे मान लो ये मेरा एरे है और इसके बाद 2 पार्ट कर दूं, A पार्ट और B पार्ट, और दोनों पार्ट पे काम नहीं कर रहा, मैं किसी एक पार्ट पे काम कर रहा हूं, दोनों हिस्सों पे काम नहीं कर रहा, ओनली एक हिस्से पे काम कर रहा हूं, या तो A वाले पे काम कर रहा हूं या मैं B वाले पे काम कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तब ये कहलाता है O log n, इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O log n। अब तुम कहोगे ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है, तो तुम अगर याद करो ढंग से तो बाइनरी सर्चिंग अगर याद है तो उसमें मैंने बताया था कि हम लोग उसके 2 पार्टीशन कर लेते हैं। एक पार्टीशन होता है जिसमें हम लोग कर लेते हैं मिन से लेकर मिड तक का, और एक होता है मिड से लेकर मैक्स तक का। अब हम सर्चिंग जो करते हैं या तो हम ऊपर वाले हिस्से में करते हैं या हम नीचे वाले हिस्से में करते हैं।
ये जो है वो O log n है। इसी तरह से मैं अगर आपको कह दूं कि मेरे पास से 2 एरे हैं, इसके 2 पार्टीशन मैंने कर लिए, एक A पार्ट है और एक B पार्ट है, लेकिन दोनों पार्ट पर साथ में काम हो रहा है। A वाले पे भी काम चल रहा है और B वाले पे भी काम चल रहा है। अब आपको ये याद रखना है कि A और B दोनों पे काम कहाँ होता है? दोनों पे काम होता है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में तुम्हें ध्यान होगा कि हम लोग रिकर्सन यूज करते हैं, फिर इधर वाला भी लूप चल जाता है, इधर वाला भी अलग पार्ट से चलता रहता है, दोनों साथ में बराबर चलते हैं, तभी तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। समझ गए बात को?